तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल को यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। तो सबसे पहले सेल का डिफिनीशन लिखते हैं। सेल इज द फंडामेंटल functional unit of all living organisms। तो सेल का बात करते हैं तो सेल जो होता है ना वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं और ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल होता है और फंक्शनल यूनिट होता है। यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी कि इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका पहला जो यूनिट होता है ना जिससे वो फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है वो सेल ही होता है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी के जितने भी इनिशियल फंक्शन है या फिर जितने भी फंक्शन है वो एक सेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो कि सेल है। तो फर्दर सेल को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो पहला यूनिसेलुलर, एंड सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब ही होता है सिंगल और सेलुलर यानी जैसे कि जानते हैं आप लोग मल्टी का मतलब होता है मेनी, सिल्वर यानी सेल। अब बात ये आता है जिस ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल पाया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिसमें मेनी सेल यानी बहुत सारे सेल पाए जाए, मोर देन वन पाया जाए तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमने बात किया सेल को नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया गया, जो कि फर्स्ट था यूनिसेलुलर और सेकेंड था मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल पाया जाए तो उसे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और जिसमें बहुत सारे सेल पाए जाए, मोर देन वन पाया जाए तो उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो यह था सेल का क्लासिफिकेशन और इसको और क्लासिफिकेशन करते हैं जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। उससे पहले हम लोग इसका हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं कि सेल कैसे आया, क्या और कौन से साइंटिस्ट आए थे, डिस्कवर किए। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे रॉबर्ट हुक, यानी कि जो डिस्कवर किए सेल का वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवर किया सेल को। उस समय प्रिमेटिव माइक्रोस्कोप आता था, यानी कि पुराने माइक्रोस्कोप। जब उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कर्व को लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा
जिसको रॉबर्ट हुक ने बोल दिया कि ये जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है उसको हम लोग सेलुला बोल देंगे। उन्होंने उसको सेलुला बोल दिया, जिसका मतलब होता है सेल। सेलुला बोल दिया तो इसका मतलब सेल होता है। और इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो था डेड सेल। और फर्स्ट टाइम जिसने लिविंग सेल को देखा, डिस्क्राइब किया, वो थे एंटोन लीवन हुक, यानी कि दूसरे जो साइंटिस्ट सेल का डिस्कवर किए और लिविंग सेल का डिस्कवर किए वो थे लीवन हुक। लीवन हुक थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा, डिस्क्राइब किया। इसी में एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि बहुत सेल का एक न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे, जो कि वो है रॉबर्ट ब्राउन। अठारह सौ 31 में इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। और भी जैसे साइंटिस्ट है फंटाना जिन्होंने न्यूक्लियोलस का डिस्कवर किया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। और तो इतने साइंटिस्ट जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो पहले थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कोर का यूज़ किया, डेड सेल का डिस्कवर किया। और जो लीवन हुक थे वो फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किए थे लिविंग सेल का। और रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सेल शेप, आखिर सेल का शेप क्या होता है। तो सेल शेप देखते हैं। तो सेल बहुत सारे शेप में पाए जाते हैं या फिर होते हैं। तो पहला सेल जो कि है डिस्क, कोलमनार, क्यूबॉइडल, पोलीगोनल, इरेगुलर, थ्रेड लाइक, और भी बहुत सारे होते हैं जिसमें सेल का शेप हमेशा वेरी करते रहता है ऑर्गेनिस्ट टू ऑर्गेनिस्ट, इसलिए सेल का शेप बहुत सारे होते हैं। और सेल साइज का बात करें तो सबसे पहले सेल साइज में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो कि है माइकोप्लाज्मा है। और इसका साइज जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। और वहीं पे लार्जेस्ट सेल का बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो एग होता है ऑस्ट्रीच को। वहीं पे लॉन्गेस्ट सेल का बात करें तो जो कि ह्यूमन में पाया जाता है, ह्यूमन का जो कि नर्व होता है, यानी कि नर्व सेल होता है ह्यूमन का, जो कि लॉन्गेस्ट सेल होता है वो होता है नर्व सेल, जो कि ह्यूमन का। और ये 90 सेंटीमीटर का होता है एक सेल। तो सेल साइज में ये थे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट।
और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का सेल साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। उसी तरह आरबीसी का देखें तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। तो आरबीसी का जो कि साइज होता है वो क्या होता है डायमीटर में, और इसका 7 माइक्रोमीटर साइज होता है। तो ये सेल साइज और सेल शेप हो गया। और इसके आगे और देखते हैं। सेल थ्योरी में 2 इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है। पहला मैथियस क्लेडेन, इन्होंने सेल थ्योरी का दिया था 1838 में, और ये थे जर्मन के बॉटनिस्ट। ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे और इन्होंने बोला था क्या ऑल प्लांट सेल इज कंपोज्ड ऑफ, ऑल द प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ सेल। तो इन्होंने बोला था ऑल प्लांट्स यानी कि जितने भी प्लांट्स है वो सभी बने हुए हैं सेल के। और एक और साइंटिस्ट थे जो कि थियोडोर स्वान। स्वान जो थे वो थे ब्रिटिश थे और ये जूलॉजिस्ट थे। 1838 में इन्होंने ये सेल थ्योरी दिया था। जस्ट एक साल बाद इन्होंने वो, ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे ये। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। और इन्होंने बॉटनी में भी एक बात बोला था कि ऑल द प्लांट, उनके पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है वो कि जो कि होता है सेल वाल। तो इन्होंने बोला था ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ सेल। और इन्होंने एनिमल के बाहर जो डिस्कवर किया था उन्होंने बोला था एक मेम्ब्रेन होता है जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। तो कि और इन्होंने बताया था कि जो यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का वो सेल वॉल होता है, लेकिन यही सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट होता है, यानी कि सेल वॉल इसमें नहीं है। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे और इन दोनों ने मिलकर ये बोला था कि ऑल द ऑर्गेनिज्म are made of cell, are composed of cell and product of cell। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म से मतलब है कि या तो एनिमल या फिर प्लांट्स। तो सेल थ्योरी में इन दोनों साइंटिस्ट जो कि थे मैथियस क्लेडेन और थियोडोर स्वान जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बोला था ऑल द प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जो कि थियोडोर स्वान थे वो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजी यानी कि एनिमल में ये बोले थे ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। और यूनिक फीचर बताए थे सेल मेम्ब्रेन की वो प्लांट का होता है, और प्लांट में ही सिर्फ सेल वाल प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में जो कि सेल वाल एब्सेंट होता है। और इन दोनों ने मिलके ये बोला कि ऑल द ऑर्गेनिज्म
ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने मिलकर ये सेल थ्योरी दिया। और सेल थ्योरी का जो ड्रॉबैक था, तो अब सेल थ्योरी का ड्रॉबैक देख लेते हैं। थ्योरी का जो ड्रॉबैक था, जो कि मैथियस स्क्लेगर और थियोडोर श्वान नहीं बता पाए थे, वो ड्रॉबैक था वो नहीं बता पाए थे कि हाउ न्यू सेल्स फॉर्म्ड। वो नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल एराइजेस कैसे होते हैं या फिर फॉर्म कैसे होते हैं, इसलिए इस सेल थ्योरी का ये ड्रॉबैक हुआ था। वो थे रुडोल्फ वर्चो, रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि कैसे न्यू सेल फॉर्म होते हैं। तो उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स arises from pre-existing cells। तो उन्होंने बताया कि जो कि न्यू सेल होते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। और उन्होंने बोला कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, उन्होंने बोला कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, इसका मतलब ये होता है कि जो कि न्यू सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो रुडोल्फ वर्चो ने ये बताया था 1855 में, यानी 1855 में। और तो रुडोल्फ वर्चो ने बता दिया कि कैसे न्यू सेल फॉर्म होते हैं। इसको लॉ ऑफ सेल लीनिएज भी बोला जाता है, लॉ ऑफ सेल लीनिएज। इसको लॉ ऑफ सेल लीनिएज भी बोला जाता है। तो इन्होंने बताया कि कैसे न्यू सेल बनते हैं। तो आज के समय में जो सेल थ्योरी को माना जाता है, जैसे कि टुडे अभी के समय में जो सेल थ्योरी को समझा जाता है, तो वो 2 लाइन है जो कि टुडे जो सेल थ्योरी आज के समय में इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर अंडरस्टूड किया जाता है। दैट इज फर्स्ट वन में जो कि आपके मैथियस स्क्लेटर एंड थियोडोर श्वान बोले थे कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो पहला ये है कि all the living organism is composed of cell and product of cell। एंड सेकेंड जो कि रुडोल्फ वर्चो ने दिया था, और cells arises from pre-existing cells। तो ये सेल थ्योरी था जो कि अभी समय में इसको माना जाता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म
कंपोजिशन, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो वो सेल से बने या फिर इसके प्रोडक्ट हैं, या जो न्यू सेल बनते हैं वो क्रिएट से ही बनते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।